बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सिविल लॉ सीपीसी से रिलेटेड है और आज हम डिस्कस करेंगे आर्डर 14 सीपीसी। आर्डर 14 जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से रिलेटेड है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस ऑफ समनिंग क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या है, प्लीडिंग्स क्या है, प्लेंट क्या है, रिटन स्टेटमेंट क्या है। जब रिटन स्टेटमेंट आ जाती है तो देर आफ्टर जो क्वेश्चन है वो आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ इशू से, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में चार्ज से बात आगे स्टार्ट होती है, ट्रायल स्टार्ट होता है चार्ज से, इसी तरह जो सिविल लॉ है, सिविल सूट हैं, उसमें जो स्टेज होती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की, इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि बेसिकली ट्रायल ऑफ द सूट की तरफ इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप होता है कि फ्रेमिंग ऑफ इशू से, यानी पार्टियों के दरमियान जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम, जो पार्टी के दरमियान जो मेन इशू होता है, जो पॉइंट इन कंट्रोवर्सी होता है, उसको करके आगे चलते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे जो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन होंगे वो ये होंगे कि व्हाट इज़ इशू, इशू है क्या, मैटर इन इशू क्या है, पर्पस क्या होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ का, इश्यूज़ अराइज कब होता है, कब इश्यूज़ फ्रेम होने हैं, मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ क्या है, काइंड्स ऑफ इश्यूज़ क्या हैं, कौन सा मटेरियल है ऑन द बेसिस ऑफ विच कोर्ट हैज़ टू फ्रेम इश्यूज़, पावर्स ऑफ कोर्ट क्या हैं टू अमेंड और स्ट्राइक आउट एनी इश्यूज़। अब सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ इशू। इशू बेसिकली मैटर इन इशू, यानी एक्चुअल डिस्प्यूट, एक्चुअल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, यानी दोनों पार्टियों, जैसे वर्ड इशू से ही जाहिर है, यानी दिस इज़ द इशू, यानी कोई भी पार्टियों के दरमियान जो एक्चुअल डिस्प्यूट होगा, जो कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज होगी। मिसाल के तौर पे अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एग्जांपल ले लें, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया। अब इशू जो मैटर ए अलेज करता है कि उसका बी के साथ एग्रीमेंट हुआ अगेंस्ट द सच एंड सच सेल कंसिडरेशन, और उसने सेल कंसिडरेशन में से इतनी अमाउंट जो है वो पे की। अब बी आके उस एग्रीमेंट को डिनाई करता है, या बी आके को मौक़िफ़ लेता है कि इसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया। अब जो उसने जो फैक्ट अलेज किए, अब जो ए ने किए, मिसाल के तौर पर अगर बी आके उसको डिनाई करता है, तो जो इसमें इशू ये है कि क्या पार्टियों के दरमियान को एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ, क्या जो डिफेंडेंट था वो एग्री हुआ टू सेल द प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ इन सेल कंसिडरेशन ऑफ RS 2 मिलियन 3 मिलियन वाट एवर, या फिर अगर प्लेंटिफ ने प्लीड किया हुआ है कि उसने आउट ऑफ सेल कंसिडरेशन जो है 1 मिलियन पे कर दिया है, तो क्या प्लेंटिफ हैज़ पेड द अमाउंट ऑफ RS इतना आउट ऑफ सेल कंसिडरेशन एज अर्नेस्ट मनी। यानी दीज आर द इनफेक्टिशन पार्टियों के दरमियान। अब इशू क्या है कि क्या एग्रीमेंट हुआ था, अगर हुआ तो अगर डिफेंडेंट उसको एडमिट करता है, वो कहता है इसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो फिर परफॉर्मेंस जो है वो पॉइंट इन कंट्रोवर्सी, मैटर इन इशू होगा। ये तो हुआ कि व्हाट इज इशू, इशू है क्या। अब क्वेश्चन क्या आता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का पर्पस क्या होता है। बेसिकली जो बेसिक पर्पस है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का वो जो होता है कि नैरो डाउन द पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, नैरो डाउन द एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी बेसिकली पार्टियों को पॉइंट बता दिए जाते हैं जी कि आपके दरमियान ये इशू है। मुद्दई को बता दिया जाता है जी कि आपने अलेज किया कि एग्रीमेंट टू सेल का होना, तो अब आपने ये प्रूव करना है कि आपके मुद्दला के साथ, डिफेंडेंट के साथ आपने एक एग्रीमेंट टू सेल किया, फलां एग्रीमेंट टू सेल किया, इतने अमाउंट में किया, आउट ऑफ विच आपने, बेसिकली मुद्दई को ये बता दिया जाता है कि आपने इन पॉइंट्स के ऊपर, आपके ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने एविडेंस लीड करनी है, ये आपका वजह तनाज़ुन, दिस इज़ द पॉइंट कि ये पॉइंट अगर साबित होगा तो प्लेंटिफ का बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी नैरो डाउन द पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, नैरो डाउन द एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी, दिस इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ पॉइंट्स ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इशू फ्रेमिंग का क्वेश्चन अराइज किस वक्त होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए जी, हमने जैसे पहले प्लीडिंग में, प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में एक दो बातें डिस्कस की कि जी प्लीडिंग्स हैं, मटेरियल फैक्ट्स जो हैं, मटेरियल प्रपोजिशंस जो हैं उनके ऊपर, यानी मटेरियल फैक्ट्स जो होते हैं वो प्लेंट में प्लीड किए जाते हैं, और जो डिफेंडेंट होता है वो रिटन स्टेटमेंट में अपना जो डिफेंस बनाता है, अपना जो
डिफेंस बनाता है, इन ऑर्डर जो डिफेंस में वो फैक्ट्स अलेज करता है इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट हिज डिफेंस। यानी कि बेसिकली इश्यूज जो अराइज हैं किस वक्त होने हैं? इश्यूज अराइज व्हेन अ मटीरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफॉर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी। यानी अब अच्छा, इससे आगे से पहले कि फॉर्म किया, डिनाई किया कि मटीरियल प्रपोजिशंस क्या हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, मटीरियल प्रपोजिशन बेसिकली ये होती है कि दोज प्रपोजिशंस हैं, दोज फैक्ट्स ऑफ लॉ या दोज क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं या फैक्ट हैं कि जिनके लिए प्लेंटिफ जो है टू शो अ राइट टू सू, यानी प्लेंटिफ जो फैक्ट्स को अलेज करता है, यानी जो फैक्ट्स अलेज करके प्लेंटिफ ये शो करता है कि उसको कॉज ऑफ एक्शन है, उसका राइट टू सू अक्रू हो रहा है। मिसाल के तौर पे ए जो है वो सूट फॉर डेक्लेरेशन में एक किस एंड कैंसलेशन में एक वो म्यूटेशन को चैलेंज करता है। मतलब ए कहता है जी को जो बी के फेवर में एक अलेज्ड तमलीक का या गिफ्ट का म्यूटेशन है, दैट इज़ इन फैक्ट वाइड अबनिशो, एक्चुअली ये हुआ ही नहीं है। अब और ये द रिजल्ट ऑफ दिस जो डॉक्यूमेंट है, दिस ट्रांजैक्शन जो है इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्रॉड लायबल टू बी कैंसल्ड एंड इनफेक्टिव अपॉन द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। अब इसमें मटीरियल बात क्या है कि प्लेंटिफ का वो अलेज करना कि जब म्यूटेशन जज रजिस्टर्ड सेल डीड जिसको भी वो अलेज कर रहा है कि ड्यू टू, अब जो वो फैक्ट्स उसको अलेज कर रहा है कि ये जो है इनफैक्ट डोनर ने तो किसी किस्म की कोई गिफ्ट किए नहीं था, कोई ऑफर की नहीं थी। ऑल दीज आर द फैक्ट्स हैं जिससे प्लेंटिफ जो होता है वो शो कर रहा होता है कि उसका राइट टू सू अक्रू होगा। और डिफेंडेंट की सूरत में क्या, डिफेंडेंट मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट हिज डिफेंस। इन डिफेंडेंट जो अलेज करता है जी कि नहीं ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, इसलिए जो स्टांस प्लेंटिफ का है कि जी डोनर ने गिफ्ट किया नहीं, इट इज़ रॉन्ग। अब बात आई कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का अराइज होगा जिस वक्त तक एक पार्टी ने फैक्ट्स को अलेज नहीं किया, अफॉर्म नहीं किया मटीरियल फैक्ट्स को, मटीरियल प्रपोजिशंस ऑफ फैक्ट और लॉ को, और दूसरी ने डिनाई नहीं किया, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। मिसाल के तौर पे अगर डिफेंडेंट आके कंसीडिंग रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट कर देता है या डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट ही नहीं करता, उसका राइट टू डिफेंड द केस स्टक ऑफ हो जाता है, उसका राइट टू डिफेंड सबमिट द रिटर्न स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है, तो देन देयर इज़ नो क्वेश्चन अराइजेज टू फ्रेम इश्यूज़। क्योंकि इश्यूज़ फ्रेमिंग की जो बेसिक यार्ड स्टिक है, जो बेसिक स्टेयर है, वो यही है कि एक पार्टी फैक्ट्स को अलेज करे और दूसरी पार्टी उस सर्टन फैक्ट्स को अपना डिफेंस बनाने के लिए डिनाई करे। यानी अगर 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 असर्शन में फर्म एक पार्टी अफर्म नहीं कर रही, दूसरी डिनाई नहीं कर रही, जब रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं आया, जब राइट क्लोज हो गया या कंसीडिंग रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, देन नो क्वेश्चन एग्जिस्ट फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। आई थिंक एक मेन पॉइंट है वो आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अब आगे के कौन सा मटेरियल देखना है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के लिए, उससे पहले हम जाते हैं कि इश्यूज़ की बेसिकली टू काइंड्स हैं, इश्यूज़ ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज़ ऑफ लॉ। यानी कुछ इश्यूज़ जो होते हैं, इश्यूज़ बेसिकली टू काइंड्स के, फैक्चुअल इश्यूज़ और लॉ पॉइंट पे इश्यूज़। अब दोनों को साबित करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। अब एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो फैक्चुअल इश्यूज़ होंगे उसके लिए जो एविडेंस है इज साइन क्वा नॉन, यानी फैक्ट के ऊपर जो बेस कर रहा होगा इशू। मिसाल के तौर पे अगर ये जैसे कि हमने एग्जांपल दी कि अगर एक ए ने म्यूटेशन चैलेंज किया है, म्यूटेशन मतलब ए ने एक बेसिकली गिफ्ट को चैलेंज किया है जो बी की फेवर में है। अब ये जो इशू है इट इज़ द इन फैक्ट द मटीरियल इशू, इट इज़ इन फैक्ट द फैक्चुअल इशू कि वेदर द गिफ्ट म्यूटेशन जो था इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्रॉड और नॉट एंड इज़ इनफेक्टिव अपॉन द राइट्स ऑफ द। अब दिस इज़ द फैक्चुअल इशू। या आप एग्जांपल ले लें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कि ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वाइल असर्टिंग दिस फैक्ट कि जी के बी ने उसके साथ एक एग्रीमेंट टू सेल किया। अब दिस इज़ द फैक्चुअल इशू कि वेदर बी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल विद द प्लेंटिफ अगेंस्ट द सेल कंसिडरेशन ऑफ RS 2 million। अब दिस इज़ द फैक्चुअल इशू, विदाउट लीडिंग एविडेंस दिस इशू कुडंट बी प्रूव्ड। अच्छा, कुछ इश्यूज होते हैं जो लॉ से रिलेटेड इशू होते हैं। अब जो इश्यूज ऑन लॉ हैं
एविडेंस इज नॉट मैंडेटरी टू डिसाइड द इश्यूज ऑन लॉ। अब लॉ का इशू मसलन क्या है कि सूट जो है बार्ड बाई लॉ है, या क्या क्या सूट ऑफ द प्लेंटिफ जो है इज विद इन टाइम, क्या विद इन टाइम सूट ऑफ द प्लेंटिफ जो है, यानी कि अगर कोई मुद्दई दावा दायर कर देता है, मुद्दला ये प्ली लेता है कि जी जो मुद्दई का दावा है वो जायदुल मियाद है। अब क्वेश्चन, अच्छा सर्टन मैटर्स में जो इशू ऑफ लिमिटेशन होता है ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट हो जाता है, यानी जब आ जाए कि क्या उसको कब से राइट अक्रू हुआ, उसने कब डिनाई किया। लेकिन जो प्योरली लॉ लीगल इश्यूज होते हैं उन पे एज सच एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा, अब एक ऐसा सूट है जिसमें बोथ इश्यूज राइज हो रहे हैं, फैक्ट के बेसिस पे इश्यूज भी हैं और लॉ के बेसिस पे इश्यूज भी अराइज हो रहे हैं। अगर कोर्ट की ओपिनियन है, कोर्ट की ये राय है जो केस जो है अगर इसके लॉ के इश्यूज को पहले डिसाइड कर दिया जाए तो केस की फेट डिसाइड हो सकती है, तो ऑप्शन लाइज विद द कोर्ट कि वो जो सेटलमेंट ऑफ फैक्चुअल इश्यूज है उसको पोस्टपोन कर सकती है। वो लॉ का इशू को फ्रेम करने के बाद केस को डिसाइड कर केस को उस इश्यूज को पहले डिसाइड करेगी। अगर तो केस उस इशू के बेस पे डिसाइड हो सकता है तो देन देयर इज नो नीड टू फ्रेम द फैक्चुअल इश्यूज। अमूमन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जब सूट जो है वो बार्ड बाई लॉ होता है तो अमूमन कोर्ट्स जो हैं वो इशू फ्रेम कर देती हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा हमने डिस्कस किया, अगर एक मैटर पहले से डिसाइड हो चुका है तो कोर्ट इस इशू को कि वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज बार्ड बाई लॉ, इस इशू को लगाने के बाद दिस इज प्योरली द लीगल इशू, इस इशू को डिसाइड होने से अगर ये बात साबित हो जाएगी। अब ये बात कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई ओरल एविडेंस भी लिखी जाए, बल्कि अगर डिफेंडेंट साइड से जस्ट डॉक्यूमेंट्स टेंडर कर दिए जाते हैं, पहले फर्स्ट सूट की फर्स्ट लिटिगेशन की सर्टिफाइड कॉपीज़ अगर टेंडर कर दी जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि यही जो मैटर इन इशू था ये पहले से कोर्ट में असेल हुआ और इसको फाइनली एडजुडिकेट कर दिया गया, तो अब ये सूट प्लेंट जो होती है वो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट हो जाती है। अब ये तो बात आगे कि इश्यूज़ कितनी काइंड्स के हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि कौन सा मटीरियल है, मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच कोर्ट हैज़ टू फ्रेम इश्यूज़। ऑर्डर 14 बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता है कि एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट आफ्टर द प्रोसीडिंग्स अंडर ऑर्डर 10, अंडर ऑर्डर 11, अंडर ऑर्डर 12, यानी एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, इंटेरोगेटरीज और एडमिशंस की, यानी ये तमाम प्रोसीडिंग्स गुजर गई। यानी पहले ये प्रोसीडिंग्स इतनी मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई उसमें बाकायदा टाइम फ्रेम दे दिया गया कि इन तमाम प्रोसीडिंग्स के लिए 3-3 दिन की डेट डाली जाएगी। अब बाज़ औक़ात कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स अपना बिजनेस देखते हुए, अपनी कॉज लिस्ट देखते हुए 3 के बजाय उसमें वो टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर देती हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर एक कोर्ट में 2000 केसेस हैं तो बाज़ औक़ात पॉसिबल ही नहीं होता 3 दिन की डेट, लेकिन ये लॉ ये बात में बताता है कि ऑर्डर तीनों सारे ये स्टेप्स कोर्ट ने, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़, बाज़ औक़ात एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी से भी मैटर सेटल हो सकता है, फिर इंटेरोगेटरीज, हम बाद में इंटेरोगेटरीज जो होता है कि सवालनामा दिया जाता है, एक पार्टी जो है पहले प्लेंटिफ अपना इन राइटिंग सवालनामा देगा, फिर डिफेंडेंट जवाब भी देगा और डिफेंडेंट उसका सवालनामा भी दे सकता है, फिर देर आफ्टर केस को रखा जाता है क्या ईदर ऑफ द पार्टी जो है वो क्लेम को एडमिट करती है। अब ये तमाम प्रोसेस गुजरने के बाद कोर्ट्स ने आना है अगले स्टेप की तरफ, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें अदालत ने गो थ्रू करनी है। नंबर 1, रीडिंग ऑफ प्लेंट, यानी प्लेंट अर्जी दावा को कोर्ट गो थ्रू करेगी। देर आफ्टर द रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा, अगर कोई रेप्लिकेशन हो यानी कोई फर्दर कोई बेटर स्टेटमेंट भी आई हो, यानी तमाम प्लीडिंग्स बेसिकली। ये तो हो गया कि प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगे हैं तो कोर्ट उनको भी गो थ्रू करेगी। और फिर कोर्ट जो है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज को भी देख सकती है। फिर जो आंसर टू इंटेरोगेटरीज, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जो इंटेरोगेटरीज हुए हैं, जो अगर कोई सवालनामा ईदर ऑफ द पार्टीज ने टेंडर किया है उसको भी देखा जाएगा। फिर अगर कोई पार्टी या उसका प्लीडर या उनके बिहाफ पे प्लीडर एलिगेशन करता है मेड ऑन ओथ बाय पार्टी और बाय एनी पर्सन ऑन देयर बिहाफ, उसको भी देखा जा सकता है। फिर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईदर पार्टी, यानी अगर हम सिंपल ये कहें कि फाइल में जो कुछ अवेलेबल होगा, प्लेंट,
रिटन स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन, डॉक्यूमेंट्स को, इंटेरोगेटरीज के आंसर, एनी काइंड ऑफ एलिगेशंस मेड ऑन ईदर साइड ऑन ओथ, इन तमाम मटेरियल को देखने के बाद बेसिकली कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करेगी। अच्छा, अब आगे बात कि कोर्ट में एग्जामिन एनी विटनेस और ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। अच्छा, कोर्ट ये सारा कुछ देखने के बाद कोर्ट ये इस नतीजे पर पहुंचती है कि पार्टीज में से एनी ऑफ द पार्टीज को एग्जामिन करना जरूरी है, और एक पार्टीज को एग्जामिन करना जरूरी है, या कोई डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड पे नहीं है, कोर्ट ये समझते कि उस डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड पे आना, उस डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करना भी जरूरी है। कोर्ट जो है अपनी तमाम पावर्स यूज़ कर सकती है उस पार्टीज़ को बुलाने के लिए, पार्टीज़ को फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन बुलाने के लिए, उस डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए। हाँ, अगर कोई पार्टी को कोर्ट कहती है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, अगर वो पार्टी उस वक्त डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करती, या वो ये प्ली लेती है कि वो डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में नहीं है, तो एट लेटर स्टेज वो डॉक्यूमेंट वो पार्टी कांट प्रोड्यूस, वो पार्टी उस दोबारा डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं कर सकती। ये तो होगी, ये तमाम मटेरियल कोर्ट में देखना है। अब जैसा कि क्रिमिनल लॉ में है कि किसी भी टाइम जो है चार्ज को अमेंड किया जा सकता है, सेम इट इज़ जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का भी है कि एट एनी टाइम बिफोर पासिंग द जजमेंट एंड डिग्री कोर्ट में अमेंड और स्ट्राइक और फ्रेम एडिशनल इश्यूज, यानी कोर्ट किसी भी इशू को अमेंड कर सकती है, कोई एडिशनल इशू फ्रेम कर सकती है, और किसी भी इशू को जिसको कोर्ट इररेलेवेंट समझती है उसको स्ट्राइक आउट कर सकती है। अच्छा, अब ये जो अमेंडमेंट होनी है इश्यूज में, एडिशनल इशू फ्रेम होना है, इसका पर्पज एक ही है कि पर्पज इज टू डिटरमाइन द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। यानी जो बेसिकली हमने पर्पज डिस्कस किया कि इशू का बेसिक पर्पज क्या होता है कि नैरो डाउन द कंट्रोवर्सी, नैरो डाउन द एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी। यानी इश्यूज का जो बेसिक पर्पज है वही ये होता है कि डिटरमाइन करना कि पार्टियों के दरमियान इन फैक्ट मैटर इन इशू है क्या, पार्टियों के दरमियान इन फैक्ट कंट्रोवर्सी है क्या। यानी इसके पर्पस के लिए, इस बात को डिटरमिन करने के लिए कोर्ट एट एनी टाइम इशू को अमेंड कर सकती है, इशू को स्ट्राइक आउट कर सकती है, इशू को अमेंड कर सकती है, एडिशनल इशू फ्रेम कर सकती है, किसी भी इररेलेवेंट इशू को कोर्ट जो है वो स्ट्राइक आउट किसी भी वक्त कर सकती है। ये तो हमने सिंपली डिस्कस किया कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है क्या, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है क्या। अच्छा, अब जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर विद इन 7 days लिस्ट ऑफ विटनेसेस टेंडर करनी होती है ईदर ऑफ द पार्टी ने, उन विटनेसेस की लिस्ट जिनको आपने कोर्ट के जरिए कॉल करवाना होता है। और अब लॉ को जमेंट हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने लिस्ट भी दाखिल करनी, और 7 दिन के अंदर अंदर आप इश्यूज से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो भी फाइल कर सकते हैं। 7 days का टाइम दिया गया है फॉर फाइलिंग एनी ऑब्जेक्शंस और फॉर सबमिशनिंग द लिस्ट ऑफ विटनेसेस। ये तो हो गया कि इश्यूज का पर्पस क्या है, कौन सा मटेरियल कोर्ट ने, आई थिंक आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो चुकी है। अच्छा, ऑर्डर 14 में एक और बात भी बता दी गई है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पार्टीज़ एट डिस्प्यूट नहीं होती, मतलब पार्टीज़ की बज़ाहिर उस तरह नाराज़गी नहीं होती, लेकिन कोई इशू ऐसा इन्वॉल्व होता है कि पार्टियां अपने तय उसका फैसला नहीं कर पा रही होती। ऑर्डर 14 हमें यह भी बताता है। तो पार्टियां इन राइटिंग क्वेश्चंस जो हैं कोर्ट को लिख के दे देती हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई विरासत का इशू है, अब पार्टियां एक दूसरे को सब लीगल हेयर्स मान रही हैं, लेकिन वो अपना अपना शेयर डिटरमिन नहीं करवा रही, तो ऐसी सूरत में पार्टियां जो होती हैं वो इन राइटिंग कोर्ट को दे सकती हैं। मतलब एक किस्म का उनका सेटलमेंट भी होती है, लेकिन वो उस सेटलमेंट के ऊपर उनका अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, वो बेसिकली कोर्ट से हेल्प लेना चाह रही होती हैं। जब वो पार्टियां इन फैक्ट इन डिस्प्यूट नहीं होती, लेकिन जस्ट उनको अपने राइट्स का, मतलब उनका कितना किसका राइट बनता है, कितना किसका बनता है, उस बारे में उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। आई थिंक आपने अब सिंपली जो डिस्कस किया कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ क्या है, कोर्ट की पावर्स क्या हैं, कौन सा मटेरियल देखना है, आपके माइंड में आने वाले तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज का आंसर आ चुका होगा। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।